हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग कोशिका का ये दूसरा लेक्चर है और आपको बताया भी था कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, यानी जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके दृष्टिकोण से, और आपका जो बिहार दरोगा का जो फॉर्म आने वाला है कुछ दिनों में, उसके दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बहुत जल्द, जितना बायोलॉजी में आपको चैप्टर पढ़ना है बहुत जल्द कंप्लीट करने वाला हूं, और उम्मीद कीजिए कि इससे एक भी आपका बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको हम लोग डील करेंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और अपने वीडियो क्या करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हम आपको पढ़ा दिए थे, अगर बात की जाए तो कोशिका की खोज कौन किए थे, कितने ईस्वी में, ये बता दिए थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे 1683 ईस्वी की बात की जाए। 1683 ईस्वी की बात की जाए तो एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की गई। अगर बात की जाए कि जो ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किए थे। ल्यूवेनहॉक ने पहले की तुलना में उन्नत माइक्रोस्कोप द्वारा माइक्रोस्कोप द्वारा जीवित कोशिका के रूप में जीवाणु, प्रोटोजोआ, आरबीसी कोशिकाओं को देखा, और माइक्रोस्कोप के माध्यम से जीवित कोशिका के रूप में प्रोटोजोआ को देखा, आरबीसी को देखा और जीवाणु को देखा। तो सबसे पहले जीवित कोशिका खोज कौन किए थे? एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। और जीवित कोशिका का नाम इन्होंने क्या रखा? बैक्टीरियम रखा। क्या रखा? बैक्टीरियम रखा। और किस में देखा था? सबसे पहले जीवाणु में देखा था, प्रोटोजोआ में देखा था और आरबीसी में देखा था। 1831 ईस्वी की बात की जाए तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के मध्य एवं गोल संरचना देखी, जिसका नाम उन्होंने केंद्रक रखा। क्या नाम रखा जी? केंद्रक रखा। मान लीजिए ये आपका कोशिका है और इसके बीचों बीच में एक छोटा सा संरचना दिखा, उस संरचना को रॉबर्ट ब्राउन ने क्या रखा जी? केंद्रक नाम रखा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। 1838 और 1839 ईस्वी की बात की जाए तो एक सिद्धांत आया था जिससे हम लोग क्या कहते हैं? सेल थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो बात कीजिए जैकब स्लाइडेन तथा टी सवन ने कोशिका मतवाद प्रस्तुत किए, यानी कोशिका सिद्धांत को दिया, जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से निर्मित होता है। जब कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिक स्लाइडेन और सवन ने बताया तो बताने के बाद इससे यह स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सबका निर्माण किससे हुआ है जी? कोशिका से हुआ है। अब थोड़ा सा इसमें और समझना है। स्लाइडेन तथा सवान के द्वारा प्रस्तुत कोशिका मतवाद की प्रमुख बातें। इन कोशिका सिद्धांत के कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको समझना है। जैसे में पहला अगर बात की जाए तो पहला है, प्रत्येक जीव का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से निर्मित होता है। मान लीजिए जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं उसका निर्माण एक कोशिका या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। दूसरा, प्रत्येक जीवों की उत्पत्ति एक कोशिका से ही हुआ है। अगर बात की जाए इस पृथ्वी पर जितने भी जीव उनकी उत्पत्ति एक कोशिका से हुआ है। तीसरा की बात की जाए तो प्रत्येक कोशिका अपने आप में एक स्वाधीन इकाई होते हैं। प्रत्येक कोशिका अपने आप में क्या होता है जी? एक स्वाधीन इकाई होते हैं, परंतु सब कोशिका मिलकर काम करते हैं। लेकिन जितने भी कोशिका होते हैं सब मिलकर काम करते हैं, परिमाण स्वरूप एक जीव का निर्माण करते हैं, और ये सब मिलकर क्या करते हैं जी? एक जीव का निर्माण करते हैं। चौथा अगर बात की जाए तो बताइएगा, कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से हो उसमें कोशिका का केंद्रक मुख्य भूमिका अदा करता है। और देखिए, कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया के द्वारा हो उसमें जो केंद्रक होता है ना, वो मुख्य भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए अगर बात की जाए 1839 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है J.I. पुरकिंजे ने कोशिका में पाए जाने वाले अर्धतरल एवं दानेदार पदार्थ को जीव द्रव्य नाम रखा, यानी प्रोटोप्लाज्म के बारे में सर्वप्रथम कौन बताए थे? J.I. पुरकिंजे बताए थे। कितने ईस्वी में? 1839 ईस्वी में बताए थे। 1846 की बात कहते हैं, पुरकिंजे के बाद वन मोल ने कोशिका में पाए जाने वाले जीव द्रव्य की खोज की। ठीक है, सबसे पहले बताए थे पुरकिंजे, उसके बाद एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है वन मोल, और इन्होंने जीव द्रव्य की खोज की है। उसके बाद 1855 से रुडाल विर्चॉव ने यह पता लगाया कि नए कोशिका का निर्माण पहले मौजूद कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होता है। जितने भी कोशिकाएं होते हैं उसमें विभाजन होता है, और विभाजन के फलस्वरूप एक नए कोशिका का निर्माण होता है। कौन बताए थे? विर्चॉव ने बताए थे, यानी रुडाल विर्चॉव नामक एक वैज्ञानिक बताए थे। 1861 ईस्वी की बात की जाए, 1861 ईस्वी
मैक्सुल ने कोशिका को जीव द्रव्य का एक पिंड बताया। जो मैक्सुल्स थे वो कोशिका को एक जीव द्रव्य का पिंड बताया। उनका यह मत प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहलाता है, और यही मत उनको क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहलाता है। आगे देखिए 1831 में एक वैज्ञानिक है एम नॉल तथा ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार 1821 में एम नॉल तथा ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किए। इसके बाद कोशिका के क्षेत्र में काफ़ी तीव्र गति से अनुसाधन होने लगा, और इसके बाद जैसे ही खोज किए तो काफ़ी तीव्र गति से कोशिका में क्या हो जाए? अनुसाधन होने लगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगला है कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसकी बात कीजिए तो बताइएगा कोशिका को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। कोशिका को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। कोशिका झिल्ली, पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिकाओं, भित्ति भी और जीव द्रव्य, इसको दो भागों में, पहला कोशिका झिल्ली और दूसरा जीव द्रव्य में बांटा जा सकता है। अगर दूसरी की बात की जाए तो लिखा है जीव द्रव्य को पुनः दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है, एक कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक। देखिए कोशिका संरचना को सबसे पहले दो संरचना में इसको बांटा जाए। पहला होता है कोशिका झिल्ली और दूसरा होता है जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य को पुनः दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक कोशिका द्रव्य और दूसरा केंद्रक। ठीक है, तीसरी की बात की जाए तो कोशिका द्रव्य में ढेर सारी रचनाएं पाई जाती है जो दो प्रकार के होते हैं। कोशिकाओं में ढेर सारी रचनाएं पाई जाती है जो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रचना आपका जीव द्रव्य रचनाएं। ठीक है, जीव द्रव्य रचनाएं की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जीवित रचनाओं आते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी आएंगे सब जीवित रचनाएं आएंगे जिनमें बढ़ने तथा विभाजन करने की क्षमता होती है। जिनमें बढ़ने तथा विभाजन करने की क्षमता होती है। ये रचना इस प्रकार है: सेंट्रोसोम, अंतःप्रद्विजालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लोअक, गोल्जिकाय और लाइसोसोम। ये सब में बढ़ने और विभाजन होने की क्षमता होती है। ठीक है, दूसरा है मेटाप्लास्ट। ये निर्जीव रचनाएं होते हैं। ये था सजीव होते हैं और ये निर्जीव होते हैं, जिनमें ना तो बढ़ने की क्षमता होती है और ना ही विभाजन करने की क्षमता होती है। जैसे में अगर बात की जाए तो जैसे में आप बता सकते हैं बाबू, मेटाप्लास्ट के अंतर्गत रसधानी आता है, वासकण आता है, प्रोटीन आता है, ग्लाइकोजेन आता है, पीत आता है, इत्यादि आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस हम लोग बाबू इतना रहने देते हैं बाबू। जय हिंद, जय भारत।